दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सोल्यूशन ना हो। लेकिन कुछ परेशानी ऐसे होते हैं कि उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए इंसान जो होता है जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है, आने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस कहानी में क्या हुआ? इस कहानी की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही जाना माना महानगर पड़ता है और कानपुर, और ठीक उसी में एक जाना माना महाराजगंज अब थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 27 अप्रैल का ही, वही दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त उस थाने के एसपी जो होते हैं मौके पर सुरेंद्र प्रताप वहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने इधर एक युवक और एक औरत पहुँचते हैं, और जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह देखते हैं अपने सामने दोनों को, देखने के बाद सोचने लग जाती कि हो सकता है इनके परिवार में किसी बात का लेने देने का झगड़ा हो। उसी बात के सिलसिले में हमें जानकारी, हमसे सहायता मांगने के लिए आए हुए होंगे। तो इधर एसपी साहब जो होते उसी समय दोनों को एक कुर्सी देते हैं और उसी पर अब बैठाते करने लग जाते हैं कि आप दोनों बताइए आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। और सामने खड़ा हुआ उसी वक्त जो युवक होता कहने लग जाता है कि सर हमारा नाम है दिनेश, और बगल में खड़ी हुई साहब हमारी अपनी भाभी इधर सुदेवी है। साहब हम जो होता है इधर बिठूर कहे जो थाना पड़ता है उसी में ही हिंगूपुर गांव के रहने वाले हैं। साहब हमारे अपने बड़े भाई होते हैं। अब इधर हरीशचंद जो मौके पर इधर 21 अप्रैल का दिन होता है, उसी दिन जो होता है अपने ही साड़ू जो इधर जागा के गांव पड़ता है वहीं के रहने वाले मंगू होते हैं, उन्हीं के पास अब गए हुए थे मेला देखने के लिए। लेकिन साहब अभी तक जो होता है उनका घर लौट कर आना ना हुआ। साहब हमने उनकी अपनी काफ़ी जगह रिश्तेदारों में तलाशी की है, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। साहब आपसे हमें सहायता चाहिए। अब यह बात जैसे ही सुरेंद्र प्रताप सिंह सुनने के बाद उसी वक्त जो ताकाने लग जाते हैं कि ठीक है आप पूरी एक एक बात हमें बतलाइए। लेकिन बगल में जो खड़ी हुई जो महिला होती है सुदेवी, उसी वक्त एसपी साहब इशारा मारते हैं। सुदेवी समझ जाती है, कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति हैं, हमारे पति हमारे ही अब बानोई के पास मौके पर गए हुए थे वहाँ मेला देखने के लिए, क्योंकि उस दिन अब अपने बहन जो कन्नौज में रहती है वहाँ गए हुए थे, और वहाँ से हमें जानकारी मिली कि हमारे जो पति हैं मौके पर हमारे ही बहन के पास गए हुए हैं और वहाँ गांव के पास मेला देखने के लिए। लेकिन साहब हम जैसे ही दूसरे दिन का लौट के आते हैं तो पता चलता है कि अभी तक जो होता है मौके पर वह ऑफिस लौट के नहीं आए। हम लोग खुद जो होता है उनकी खोजबीन के लिए खुद वहाँ पर अब जागा पहुँचते हैं, और वहाँ जाकर जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि साहब हमारे ही जीजा का ही अपना ही भतीजा होता है सर्वेश के साथ साहब हमारे जो पति होते हैं अब इधर हरीशचंद गांव के बाहर एक साथ देखे गए हुए थे। साहब हमें शंका है कि इधर जो सर्वेश ने मिलकर हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी किया है। अब वहाँ पर एसपी साहब जो होते हैं खड़े होते करने लग जाते हैं कि बता दो सर्वेश का तुम्हारे पति से क्या दुश्मनी है, वह किस लिए तुम्हारे पति के साथ अनहोनी कर सकता है। यह बात जैसे ही अब इधर जाकर सुदेवी सुनने के बाद कहने लग जाते कि साहब
हमारे ऊपर जो होता है सर्वेश का ही काफ़ी गलत निगाह होता है। और इसकी जानकारी हमारे पति हरिश्चंद्र को जब लगी तो साहब हमारे पति जाकर सर्वेश को डांट फटकार लगाए, जिसकी वजह से सर्वेश ने हमारे पति के साथ दुश्मनी निकाली है। यह बात जैसे ही अब वहाँ पर एसपी साहब सुरेंद्र प्रताप सिंह सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है एक्शन में आते हैं और इसकी जो सूचना होता है थाने के थाना प्रभारी अब जीवाराम को दे देते हैं। और जीवाराम जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त जो होता है एक्शन में आ जाते, एसपी साहब के पास आते हैं। एसपी साहब करने लग जाते, आप जाकर सर्वेश को अपने कस्टडी में लीजिए और ले आकर थाने पेश कीजिए। यह बात जैसे ही जीवाराम सुनते उसी वक्त अपने टीम को लेते हैं और लेने के बाद 1 मिनट के अंदर जो होता वहाँ से निकलते हैं अब जाना गाँव के लिए। और वहाँ जब पहुँचते हैं सर्वेश मौके पर अपने ही पुलिस के हथकंडे चढ़ जाता है और पुलिस की जो टीम होती है महाराजगंज में लेकर जब पहुंचती है और सर्वेश से पूछताछ किया जाता है तो सर्वेश के सामने अब जैसे पूछताछ की भाषा बोला जाता है, सर्वेश का जो चेहरा होता पूरी तरह से अब उड़ा हुआ होता है। लेकिन सर्वेश से जब पूछा इधर जाता है ढंग से कि आखिर जो होता है तुम्हारे जो मौसा होते हैं हरिश्चंद्र तुम्हारे ही साथ गांव से बाहर निकलते हुए देखे नहीं गए थे, बल्कि जो होती तुम्हारी अपनी जो मौसी होती है सुदेवी ने ही इधर तुम्हारे ऊपर अपने पति का हत्या का पूरी तरह से आरोप का खुलासा कर दिया है। अब यह बात जैसे सर्वेश सुनता है उसी समय चौंक जाता, कहने लग जाता कि हमारी दूर की जो मौसी होती है वह कैसे इतनी आसानी से अपने पति की हत्या का राज खोल सकती है। और यह बात वहाँ पर खड़े एसपी साहब और साथ में थाना प्रभारी जब जगराम सुनते उसी वक्त समझ जाते हैं, कहने लग जाते कि हाँ तुम्हारी मौसी सुखदेवी ने तुम्हारे ही इधर हाथों से की गई हरिश्चंद्र की हत्या का राज खोल दिया है। और यह बात जैसे ही अब सर्वेश सुनता है बेधड़क तरीके से कहने लग जाता कि साहब इसमें हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी दूर की जो मौसी है सुदेवी ही अपने पति की हत्या करवाने में हमारी साथ दी है। यह बात जैसे ही पुलिस की टीम सुनने के बाद अब सन सा रह जाती है और पता चलता सुदेवी जो होती है थाने में बाहर जो कुर्सी होता है वहीं पर बैठी होती है। इधर जो होता है एसपी साहब थाना प्रभारी जगराम को आदेश देते हैं और जगराम जो होता है बाहर खड़े अब इधर सुदेवी के पास जाते हैं और जैसे पहुँच सुबह से कहने लग जाते हैं कि सर्वेश ने ही तुम्हारे पति हरिश्चंद्र की हत्या का जो राज होता है कबूल लिया और जुल्म खुद कबूल कर लिया है। यह बात जैसे ही बाहर बैठी सुदेवी सुनती है उसी वक्त पति का नाम लेकर दहाड़े मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। अब इधर जगराम जो करने लग जाते हैं कि चिड़िया चद्र का नाटक यहाँ मत दिखाओ, तुम्हारा भी नाम ही इधर सर्विस ने ले लिया है। और यह बात जैसे ही अब सुनती है बाहर बैठी सुदेवी उसी वक्त एकदम सनसा हो जाती है। पुलिस की टीम लेती है और लेकर थाने के अंदर जाती है और वहाँ अब दोनों से पूछताछ जब किया जाता है तो इधर सर्वेश को अपने साथ लेती है और लेकर ठीक जो होता है जाना गाँव पहुँचती है। उसी गाँव के बाहर एक नाला होता है, उसी में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में इधर सर्वेश है वहाँ के सिपाही कर्मियों को इशारा मारता है। इशारा मारने के बाद जो होता है सिपाही कर्मी नाले में उतरते हैं तो देखते हैं कि उसी झाड़ी में एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था में और इधर खराब हुई अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस की टीम देखती है बॉडी को और बाहर निकालती है तो उधर जो होता है गाँव वाले देखते पूरी तरह से सन्न से रह जाते हैं। और इधर जो होता है कुछ सर्वेश शिनाख्त भी कर लेता। शिनाख्त करने का पुलिस की जो टीम होती है घटना का जब निरीक्षण करती है तो वहाँ से कुछ दूर पर एक खून से लथपथ ईंट पड़ा होता है। ईंट को और जो होता है सर्वेश खुद इशारा मारता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, इसी ईंट से जो होता है हरिश्चंद्र की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम आनंद फानंद में बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। इधर दोनों को लेकर पुलिस की जो टीम होती है अब थाने लौट आती है और थाने में मौके पर जो होता है दिनेश को दोबारा बुलाया जाता है क्योंकि हरिश्चंद्र का जो अपना छोटा भाई होता है जब खबर पाता तो थाने में पहुंचता है। पुलिस की टीम अब दिनेश से जो होता है पूरी सच्चाई मौके पर बतला देती है और दिनेश जो होता है बिना टाइम गवाए इधर अपनी ही भाभी मौके पर जाकर सुदेवी और साथ में मौके पर अब जो होता है सर्वेश के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने अब थाने में जो सच्चाई बतलाते हैं दोनों, इससे सुनकर लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक औरत जो होती है अपनी ही मांग के सिंदूर अपने हाथों से सिर्फ एक प्रेमी के लिए कैसे जुड़वा सकती है। आखिर इसकी कहानी जब लोग सुनने के बाद लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना महानगर पड़ता है कानपुर और उसी से लगभग
40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब जीटी रोड, उसी जीटी रोड पर ही एक कस्बा है शिवराजपुर, उसी शिवराजपुर के ही रहने वाले होते हैं अब राम बाबू के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो बेटी होती है अब इधर होती है सुदेवी जो होती है, जैसे ही अपनी पढ़ाई अपनी इच्छा अनुसार जब पूरी कर लेती है और करने के बाद अपनी माँ के साथ जो होता है घर गृहस्थी में हाथ बटाने लग जाती है। लेकिन समय के हिसाब से सुदेवी को एहसास होता है कि हमारी जो खूबसूरती है हमारी ज़िंदगी का एक जरिया बनेगी। यही सब सोच साच कर कल्पना में आए दिन खोई रहती है कि हमारी जो शादी होगी एक ऐसे पति से होगा कि हमारे सारे शौक पूरा करेगा। और सुदेवी जो होती है इसकी चर्चे अपनी सहेलियों से बार बार किया करती थी और सहेलियाँ भी उसके भी हिसाब से उसके भी खूब तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से आकर इसकी शिकायत इसकी जानकारी अपनी माँ से दिया करती थी। और सुदेवी की जो माँ होती मौके पर समझ जाती कि हमारी बेटी अब पूरी तरह से शादी के दलील पर खड़ी हो चुकी है। तभी घटना से मात्र 10 से 12 साल पहले जो होता है और सुदेवी के लिए उसके जो अपने पिता होते हैं मौके पर अब राम बाबू अब रिश्ते की तलाशी करते हैं, लेकिन काफ़ी रिश्तेदारों को खबर देते थे कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़के की तलाश किया जाए। और रिश्तेदार और साथ में हित व्यवहारी वाले जो लोग होते हैं मौके पर जाकर अब सुदेवी के लिए अच्छा सा लड़का तलाशी करते हैं, लेकिन काफ़ी महीने लग जाते, सालों का वक्त बीत जाता है। अपने हिसाब से सुदेवी को अब लड़का नहीं मिल पाता है और इसी बीच सुदेवी के ही अपना करीबी रिश्तेदार होता है, उसी के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक जो होता है जो बिठूर थाना पड़ता है और उसी में ही एक हिंगूपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब छोटे लाल होते हैं। उनके परिवार में उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है उन मौके पर यही हरिश्चंद्र होता है और दूसरे नंबर का बेटा होता है अब दिनेश। अब इधर हरिश्चंद्र जो होता है पूरी तरह से वह पढ़ाई कर कर अपने ही पिता के साथ मौके पर घर गृहस्थी में अब लगा पड़ा होता है। लेकिन हाँ, देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा भी होता है और बोलने चालने में भाषा जो उसकी होती है मीठी और बोलबाली होती है, जिसकी वजह से अब इधर राम बाबू जैसे ही मुलाकात करते छोटे लाल से उसी वक्त जाकर हरिश्चंद्र का हाथ मांग लेते अपनी बेटी सुदेवी के लिए। और सुदेवी का देख देखा और बड़ी जल्दी जो होता है अब राम बाबू कर लेते हैं और अपने बेटे हरिश्चंद्र के लिए उसी वक्त शादी की बात करते आनंद फानन में जो होता है तौर तरीके से रीति रिवाज के तहत जो होता है अब जाकर हरिश्चंद्र और सुदेवी की शादी हो जाती है। और शादी की पहली ही बार जब अपने ही ससुराल में जब पहुंचती है सुदेवी को एहसास हो जाता कि हमें ऐसा पति अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमने इतने दिन काफ़ी सारे लड़के देखे लेकिन ऐसा युवक हमें नहीं दिखा। क्योंकि हरिश्चंद्र के अंदर काफ़ी सीधानियाँ वाली इंसानियत वाली भाषा होती है। यह सब देखकर सुदेवी को एहसास हो जाता है कि हमें कल्पना से परे हमें पति मिला हुआ है। और वहाँ बड़ी जल्दी सुदेवी जो होती अपने पति हरिश्चंद्र के ही मतलब इशारों पर चलना शुरू कर देती है। लेकिन हरिश्चंद्र जो होता है अपनी पत्नी खूबसूरत देखकर अब जो होता है सुदेवी का हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तौर तरीके से कोशिश भी करता, उसको पूरा भी करता, जिसकी वजह से सुदेवी और साथ में इधर हरिश्चंद्र के जो रिश्ते होते हैं पूरी तरह से एक पति और पत्नी की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे चलते चलते सुदेवी जो होती है अपने घर में अपने सास ससुर और यहाँ तक कि ननद का दिल बड़ी जल्दी जीत लेती है। अपने घर में एक बहू ने एक बेटी की तरह मान सम्मान के साथ सुदेवी रहना लग जाती है। लेकिन ऐसे सुदेवी और साथ में हरिश्चंद्र के जो रिश्ते होते हैं पूरी तरह से पति पत्नी की तरह चलते चलते लगभग 5 सालों का वक्त बीत जाता है। और इसी बीच सुदेवी जो होती है टोटल 2 बेटों की माँ भी बन जाती है, जिसमें बड़ा बेटा होता है अब गोल्डी और छोटा बेटा होता है निखिल। और 2 बेटे होने की वजह से घर में जो होता है खुशियों के और बाहर आ जाते हैं। अब इधर हरिश्चंद्र और सुदेवी जो होती अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से गुजारने जब लग जाते हैं तो हरिश्चंद्र जब बच्चों को पढ़ाई की दहलीज पर देखता है तो उसको भी एहसास हो जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं पूरी तरह से अब पढ़ाई के दहलीज पर पहुंच तो चुके हैं, लेकिन उनके भविष्य को भी हमें देखना चाहिए। जिसके बाद हरिश्चंद्र जो होता है अब गाँव में जाकर मेहनत मजदूरी भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि हरिश्चंद्र के पास उतनी खेतिहर ज़मीन थी नहीं कि उससे अपने परिवार अपने बच्चों और अपनी पत्नी सुदेवी का खर्चा चला पाए। अब इधर हरिश्चंद्र जो होता है इन्हीं सब बात को लेकर अब गांव को छोड़कर अब बाहर जाने का फैसला कर लेता है। और तभी जो होता है मार्केट और वहां के शहरों में आना जाना उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी बीच ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलती है, लेकिन दिन भर मेहनत मजदूरी करने की वजह से जो होता है उम्र के हिसाब से हरिश्चंद्र जब अपने घर शाम के टाइम पहुंचता तो इधर जो पत्नी होती सुदेवी खाना तो देती और मेहनताना की वजह से जो होता है हरिश्चंद्र चारपाई पर जाता और खर्राटे भरना शुरू कर देता।
लेकिन जैसे सुदेवी करीब पहुंचती, चारपाई के इर्द गिर्द मंडराती और देखती खर्राटे आ रहे। खर्राटे की आवाज़ सुनकर सुदेवी समझ जाती है कि शादी के 5-6 साल अभी बीते ही नहीं हैं कि अभी जो होता है इस तरह की हलचल हमारे पति के शरीर के अंदर होना शुरू हो गया है, यानी कि हमारे जो सपने हैं, पूरी तरह से ज़रूरतें हैं, वह धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन इधर सुदेवी जो होते हैं अपने पति से सारे जो होते हैं मौके पर खुन्नस उसी समय निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन सोच लेती है कि चलो हमारे पति, यही सब सोच साच कर कैसे न तैसे वक्त गुजारती। लेकिन वक्त गुजारते गुजारते सुदेवी की जो उम्मीदें होती हैं हरिश्चंद्र के लिए पूरी तरह से ख़त्म सा हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक जो होता है बरसात होता है उस गांव में, इतना बरसात होता है कई लोगों का मकान भी ढह जाता है। और इसी बीच हरिश्चंद्र का जो मकान होता है वह भी आधे से ज़्यादा ढह जाता है, जिसकी वजह से हरिश्चंद्र जो होता है अब मकान बनवाने के लिए काफ़ी चिंता करना शुरू कर देता है। वह सोचने लग जाता है मकान तो बनवाएंगे, लेकिन इस समय हमें मिस्त्री कहाँ से मिलेगी। तभी उसके मन में ध्यान आता है कि हमारे अपने जो साढ़ू हैं और मंगू जो जाना ही गांव के रहने वाले हैं, उनसे मदद मांगा जाए। यही सब सोच साझ कर हरिश्चंद्र जो होता है अपने साढ़ू मंगू से बात करते हैं और मंगू कहने लग जाते कि हमारे ही पास जो होता है घर में ही मिस्त्री है, अरे अपना ही भतीजा सर्वेश, वह कमाता भी है ठीक तरीके से और राजमिस्त्री का काम ठीक ठाक से करता है और अपने घर की बात, हमारी बात तो मान लेगा। यह बात हरिश्चंद्र जैसे ही कहते हैं और कहने के बाद मंगू जो होते हैं ज़्यादा सर्वेश से बात करते हैं और सर्वेश रिश्तेदारी के नाते तुरंत हामी भर लेता है। और जब हामी भर लेता है इधर जो होता है ठीक है 4 दिन बाद हरिश्चंद्र का मकान बनाने के लिए तुरंत पहुँचता है, देख रेख करता है और तुरंत सिलसिला शुरू कर देता है और बनाना भी अब शुरू कर देता है। हरिश्चंद्र जो होता है सुबह के टाइम जब होता है तो इधर काम को, सिलसिलों को जारी वक्त करने के लिए, उसी वक्त मेहनत तनाना करने के लिए अब शहर कमाने के लिए भी निकल जाता। अब इधर घर में 2 मजदूर भी लगे होते हैं और एक मिस्त्री भी होता है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी जो होता है अब इधर हरिश्चंद्र की जो अपनी पत्नी होती है सुदेवी के ऊपर होता है। सुदेवी जो होती है घर के सारे तरीके से देखता है, लेबरों की सारे तरीके से सौर तरीक़ा से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी जिम्मा उठा लेती है। कैसे ना तैसे कर कर सेवा पानी तो चलता है। लेकिन इधर जो होता है जब कभी मौका मिलता है सर्वेश का जो होता है सुदेवी के पास उठका बैठका भी बन जाता है। भले ही रिश्ते में दूर की मौसी होती है, लेकिन रिश्ते की आड़ में जो होता है सुदेवी तौर तरीके वाली बात है अब खुद जाकर सर्वेश से करना शुरू कर देती है। और सर्वेश से जब करने लग जाए सर्वेश समझ जाता है कि सुदेवी की चाहत कहाँ तक है, जिसकी वजह से अब वहाँ मौका मिलने के बाद घर में ही दोनों एक दूसरे के जब सामने पड़ते हंसी ठिठोली की जो सीमा होती है पार होना शुरू हो जाता है। और पार होते होते सर्वेश जो होता है बड़ी जल्दी इधर सुदेवी की मन की बात को भांप लेता है और इस तरह भांप लेता है कि हर वक्त जो होता है मुलाकात और देख रेख करने के लिए खुद सुदेवी जो होता है सर्वेश के पास पहुंच जाती और पहुंचने के बाद मीठी मीठी बातें करती, जिसकी वजह से मीठी बातों को सुनकर सर्वेश पूरी तरह से मोहित सा हो जाता है। दोनों ही मन एक दूसरे को चाहना शुरू कर दी। दोनों की अंदर जो जिज्ञासा होती इस तरह उतावली हो जाती, मिलने के लिए सोच लेते हैं कि पहले इजहार कौन करे। लेकिन दोनों के दिल के जो अंदर की जो जवाब होती हर वक्त अब इधर विदाग हो जाती, जिसकी वजह से मौके का परवाह न करते हुए दोनों मिलने के लिए एक दूसरे से बेताब हो जाते हैं। तभी जो होता है अचानक एक दिन इतनी बरसात होती जिसकी वजह से मौके पर वह मकान की जो चुनाई होता है वह ना चल पाता है। और उस दिन जो होता है एक ही कमरे में बैठा हुआ अब इधर सर्वेश जो होता सोचने लग जाता है। तो उसी वक्त उसकी मौके पर उठने की इच्छा होती, उठता है और जैसे ही बरामदे में जाता है पता चलता है सुदेवी जो होती है एक ही कपड़े में वहाँ पर साइड में स्नान कर रही होती है। स्नान करते हुए अवस्था को सर्वेश जो होता है अपनी निगाहों से इस तरह लगता है कि अचानक जो होता है अब सुदेवी की नज़र सर्वेश के ऊपर पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है सर्वेश को देखकर सुदेवी मुस्कुरा पड़ती है और इशारा मारती है। दोनों एक दूसरे की मुलाकात में उस तरह हावी हो जाते हैं कि दोनों मन की बात जिज्ञासा वक्त निकाल कर सामने पेश कर देते हैं और सुदेवी समझ जाती। सुदेवी खुद सर्वेश को अपने साथ लेती है, अपने ही पति के बेडरूम में ले जाती है। फिर वही जो होता है सुदेवी रिश्तों को तार करते हुए इधर सर्वेश के साथ रिश्ता बना देती है। फिर उसी दिन जो सिलसिला अब शुरू होता है उस सिलसिले को शुरुआत में जो होता है इधर सुदेवी को खुश एहसास हो जाता है कि हमारे पति से तो अच्छा तो हमारा अपना ही इधर बड़ी बहन का ही भतीजा ही है। यही सब सोच साच कर अब जो होता है रोज़ का सुदेवी का और बेहतर तरीके से सर्वेश का मिलना जुलना एक ही मकान में हो जाता है, क्योंकि उस घर में उस अड़ोस पड़ोस में कोई शंका करने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें रोज़ में जो होता है रोज़ का सोना उठना सर्वेश का उसी मकान में होता है।
उसका अपने गांव भी नहीं जाना होता है, जिसकी वजह से बेधड़क मौका इधर सुदेवी के मिल जाता है। अब मन मुताबिक अपने रिश्ते को अंजाम भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अब सर्वेश के लगाव होने की वजह से सुदेवी का जो होता है अपने पति अब इधर खुद जाकर हरिश्चंद्र से लगाव कम हो जाता है। बात बात पर बातातूनी करना भी शुरू कर देती, छोटी छोटी बात पर अपने पति हरिश्चंद्र से झगड़े तकरार पर उतारू भी हो जाती, क्योंकि वह समझ जाती है कि आज तक इतना मान सम्मान जो होता हमारे अपने पति से नहीं मिला जितना मान सम्मान आज सर्वेश से मिल रहा है। यही सब सोच साच कर अब जो होता है अपने सारे सीमाओं को पार करते हुए खुद इधर जाकर सुदेवी सर्वेश के ऊपर अपनी जीवन समर्पित करने के लिए हामी भर लेती है। और सिलसिला तो चलता है, बराबर चलने लग जाता है, लेकिन पड़ोसी के मन में भी शंका नहीं होता है। और तभी एक दिन जो होता है जैसे रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त हरिश्चंद्र की निगाह खुलता है। और जब खुलता है, खुलने के बाद देखता है बगल में जो चारपाई, उस चारपाई पर हमारी पत्नी नहीं है। बड़े सोच में पड़ जाता है और उठता है। उठने के बाद बाहर बरामदा, उसी बरामदे में जब जाता है और जैसे ही मौके पर सर्वेश के रूम के पास पहुंचता है तो वहाँ कुछ खिलखिलाने की आवाज़ उसको सुनकर बड़ा अचंभा लगता है। और दरवाजे पर जाता जैसे ही हाथ रखता है दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसकी अपनी पत्नी होती सुदेवी और साथ में उसके साड़ू का अपना भतीजा। अब इधर सर्वेश एक ही अवस्था में पति पत्नी की तरह बड़े होते हैं। अब इस तरह का नज़ारा देखकर हरिश्चंद्र पूरी तरह से वही और उसी वक्त जो होता है इधर सुदेवी उठ खड़ी होती सुदेवी और जैसी खड़ी होती है उसी वक्त सर्वेश वहाँ से पाकर फरार हो जाता। सुदेवी को पाता बेहतर तरीके से वहाँ अपने हाथों की पिटाई कर देता है। लेकिन जब पिटाई करता है दोनों के ऊपर इस तरह पाबंदी लग जाती है कि अब उस घर में जो होता है सर्वेश का पूरी तरह से आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ दिन जो होता है अब मामला शांत तो रहता है, लेकिन जब शांत रहता है इधर कुछ वक्त जब और बीतता पूरी तरह से इस तरह सुदेवी सर्वेश के प्यार में पागल हो जाती हैं कि मुलाकात करने के लिए अपने पति का सिर्फ रास्ता देखती कब घर से नादारत हो। और जैसे नादारत अपने पति को देखती उसी वक्त सर्वेश को फ़ोन लगाकर अपने घर में बुलाती और फिर अपने ही बेडरूम में ले जाकर सर्वेश के साथ सारे रिश्ते को ताक पे रख कर तार करती। अब यह सिलसिला जो होता है चोरी छुपे अब सुदेवी का सर्वेश के साथ चलने लग जाता। लेकिन इसकी जो भनक होता है कैसे ना तैसे कर कर अब बच्चों के द्वारा जाकर अब इधर हरिश्चंद्र को लग जाता। हरिश्चंद्र जब खबर पाने के बाद जो होता है अब वह ठीके पर पहुंचता, फिर वहां से नशे में आता, फिर अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से पिटाई करता। लेकिन जब पिटाई करता तो उसी वक्त जो होता है इधर सुदेवी खुद अपने पति के सामने बेधड़क तरीके से कहने लग जाती है कि तुम अभी पिटाई कर लो लेकिन इसका जो अंजाम होगा तुम कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और इस शब्द को जब हरिश्चंद्र सुनने के बाद माथा और पारा चढ़ने के बाद बेहतर तरीके से वहीं पिटाई करता। अब रोज़ का जो सिलसिला होता है यह प्रतिदिन चलने लग जाता है। इसकी शिकायत जो होता हर वक्त सर्वेश के सामने फ़ोन पर सुदेवी जरूर कर दिया करती थी। लेकिन सुदेवी समझ जाती है कि हमारी जो ज़िंदगी है अब सर्वेश के बगैर नहीं चलने वाली है। 2 बच्चों को हम यहीं भरोसे छोड़ देंगे और अपने ही आशिक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। यही सब कल्पना कर कर और सुदेवी जो होती है खुद सर्वेश से फ़ोन पर मुलाकात करती है और फिर जो होता है उसके सामने ऐसी पेशकश करती है। उस पेशकश को जब सर्वेश सुनता समझ जाता है कि आखिर जो होता हमारे प्यार में जोड़ंगा है खुद इधर जाकर हरिश्चंद्र बन रहा है, जिसकी वजह से अब सुदेवी और सर्वेश दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए हरिश्चंद्र को रास्ते से हटाने का खतरनाक और प्लान बना लेते हैं। और इसी प्लान के तहत जो होता है 1 महीना पहले से जो होता है अपने पति को अपने ही रास्ते से हटाने के नायाब कामयाब तरीके भी अपने घर में निकालती है। कई तरह के क्राइम सीरियल जो होता है खुद इधर बैठकर सर्वेश अपने मोबाइल पे देखा करता था। लेकिन समझ जाता कि मौका मिलेगा तो वह समय आएगा, उस समय का इंतज़ार हमें जो होता है अब आने वाला दिख रहा है। यही सब सोच साच कर अब जैसे 21 अप्रैल साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इधर खुद सुदेवी जो होती है अपने ही बुआ की एक बेटी होती है जो मौके पर कन्नौज में रहती है और उसी की शादी होती है। उसी के शादी में शामिल होने के लिए अब वहाँ पहुँच जाती है और तभी सर्वेश के पास फ़ोन कर देती कि प्लान अच्छा है और मौका तुम्हारे पास आने वाला है। और तभी जो होता वहीं से अपनी अब जो होता है बड़ी बहन श्याम सुंदरी के पास फ़ोन कर देती है जो नाका गाँव की रहने वाली है। वह कहने लग जाती है कि हमारे जो पति होते हैं हरिश्चंद्र हमसे काफ़ी झगड़े तगाड़ के हैं, उनका मूड काफ़ी ख़राब है और पता है कि तुम्हारे गांव में मेला होने वाला है, उनको मेला देखने के लिए
अपने पास बुला लो। अब श्याम जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद उसी वक्त अपनी बड़ी बहन की बात समझ जाती है, लेकिन वह नहीं समझ पाती है कि हमारी जो बहन है मौके पर खतरनाक प्लान बना के बैठी हुई है। और इधर जो होता है अपनी ही बहनों के पास अब फ़ोन कर देती है। हरिश्चंद्र जो होता है सुनता सारी बात को सुनने के बाद वह ठीक मेला देखने के लिए राज़ी हो जाता है। और जैसे ही ठीक 21 अप्रैल 2015 का अब शाम का टाइम होता है, और शाम के टाइम में जो होता है हरिश्चंद्र अपने शाड़ू के अब मकान पर पहुंच जाता है। वहां कुछ बात करता, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता, बाहर जो होता है सर्वेश से मुलाकात हो जाता है। और सर्वेश जो होता है उसी वक्त रिश्ते के नाते पैर भी छूता है, तौर तरीके से बात करता है, मीठी मीठी बातों में बड़ी जल्दी हरिश्चंद्र को उलझा लेता, फिर दुकान पर ले जाता है, वहाँ बैठा कर चाय नाश्ता कराता, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है सर्वेश को एहसास हो जाता कि हरिश्चंद्र जो होता है पूरी तरह से हमारे ही कब्जे में आ चुके हैं। क्योंकि सर्वेश जो होता है हर वक्त जब भी कभी हरिश्चंद्र को देखता, इधर अपने गांव में मेला देखने के लिए आए हुए हैं, तो सर्वेश जो होता हर साल उनके साथ अपने गांव में मेला दिखवाने के लिए खुद चला जाता, और ठीक वही कर्म अब करने के लिए कोशिश भी करता और करता भी है। अपनी बातों में उलझाता, उलझाने के बाद जो होता गांव के बाहर अब जो मेला लगा होता है वहां ले जाता, तौ तरीके से पूरे मेले में मौज मस्ती करवाता है। और जब मौज मस्ती करवाता, करवाने के बाद जो होता है जैसे ही अब रात का वही 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो सर्वेश हरिश्चंद्र को लेता है, और लेने के बाद ठेके के करीब पहुंचता है। और वही पहुंचता, वहीं से जब पैक लेने जाता है, तुरंत जो होता है काल अब्दुल की मौसी जो होती है मसू देवी के पास लगा देता, कहने लग जाता कि मौका दिख रहा, आज फ़ायदा पूरी तरह से उठाया जाएगा, आप चिंता मत करो। और इस तरह की बात करती है सुदेवी, पूरी तरह से हामी भल लेता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है इसके बाद सुदेवी पूरी तरह से हमारी बन की रह जाएगी, इसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इस तरह की जिज्ञासा वाली बात सुनकर उसके मन में जो हलचलें होते और बढ़ जाते हैं। वहीं से बोतलें लेता, और लेने के बाद जो होता है अब इधर हरिश्चंद्र के पास पहुंचता, वहीं से उसको साथ लेता, ले जाकर एक बाग होता वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता, और फिर वहीं बैठकर जो होता है सर्वेश मीठी मीठी बातें करते हुए हरिश्चंद्र को अपने बातों में लेता है, और फिर पैक बनाना शुरू कर देता है। और एक पैक पास रखता, 2 पैक जो हरिश्चंद्र के हाथ में रखता, हरिश्चंद्र लगाते चला जाता है, लेकिन वह नहीं समझ पाता सर्वेश जो होता पैक नहीं बल्कि सिर्फ चुस्की भी लगा रहा है। और लेकिन हरिश्चंद्र चंद मिनट के अंदर नशे में पूरी तरह से बेसुध हो जाता है। और जब बेसुध हो जाता सर्वेश समझ जाता है कि अब हमें टाइम नहीं करना चाहिए, और सर्वेश जो होता है उसी वक्त हरिश्चंद्र को अपने ही हाथों पे लेता, और लेने के बाद उठाकर जो होता है कुछ दूर ले जाता है, और गांव के बाहर नाले के पास पहुंचता। पहुंचने के बाद उसी नाले पर लेकर हरिश्चंद्र को खड़ा हो जाता, अचानक वहीं धक्का मार देता, हरिश्चंद्र नीचे गिर जाता, नशे की वजह से वह उठ नहीं पाता है। और उसी वक्त वहीं उसके पैर से अब जो होता है इशारा करता है, और फिर जो होता है अपना ही पैर उसके गले पर रख देता, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और पास से एक पत्थर लेता सर्वेश, हरिश्चंद्र के सर को पूरी तरह से खराब कर देता, फिर बॉडी को वहां ले जाकर झाड़ी में ठिकाने लगा देता है। फिर वहां से निकलता है, रात को 11 बजे के आसपास सुदेवी को इस बात की जानकारी दे देता है। लेकिन सुदेवी फ़ोन करती है, इधर जो होता कुछ सर्वेश के बात करने लग जाते कि अब हमें तुम्हें एक बात की राज़ी है कि हम ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है, दूसरे दिन का वक्त जो होता है उसी वक्त अब सुदेवी अपने ही गांव पहुंचती है, और उसी वक्त की जानकारी सर्वेश जब खबर पाता सुदेवी के पास पहुंचता, फिर दोनों एक ही कमरे में अब रिश्तों को अंजाम देते हैं। और सुदेवी इधर जो होता है तुरंत आकर अपनी बहन से पूछताछ करता, उसकी जो बहन कहने लग जाती है कि यहाँ से तो दूसरे दिन से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी बात को लेकर सुदेवी जो होती है अपने ही बहनोई के साथ मिलकर अपने पति का नाटक बस तलाशी करती है। लेकिन इसी बीच इसका जो शंका होता है जाकर इधर हरिश्चंद्र के अपने छोटे भाई दिनेश को लग जाता, क्योंकि दिनेश को पता होता कि हमारे भाभी का चाल चलन इस गाँव में अब कैसे चल रहा। शंका होने की वजह से अब जाता है सुदेवी के ऊपर दबाव मारता है, और दबाव मारने शंका और बढ़ जाए, जिसकी वजह से अपनी भाभी से अब झगड़े तरार इतना कर लेता है कि करने की वजह से वह समझ जाती कहीं हम इसमें फंस ना जाए। जिसके बाद ठीक जैसे 27 अप्रैल का वक्त होता है, उसी वक्त दिनेश कैसे ना तैसे कर सुदेवी को अपने साथ लेकर थाना महाराजगंज पहुंच जाती है। लेकिन महाराजगंज में ही चंद घंटे के अंदर पूरी सच्चाई पुलिस के सामने भी निकल कर आती है। लेकिन जो सच्चाई निकल कर आती सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर सा हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर सर्वेश और साथ में सुदेवी को अपने कस्टडी में लेती है, और ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में दोनों को ऊपर
काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।